इस वीडियो में हम स्टार्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 3 वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F acts on a body as a function of x as shown in the figure. The work done in moving the body from distance 0 to distance 1 meter is। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में वर्क डन को फाइंड करना है फ्रॉम डिस्टेंस 0 टू डिस्टेंस 1 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन के इक्वल है। तो 0 to 1 ये हमारे पास ट्राइंगल होगी। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये वर्क डन के इक्वल आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ टाइम बेस इनटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बेस देखें तो बेस हमारे पास 0 to 1 वो इक्वल आएगी 1 के, और अगर हम इसकी हाइट को देखें तो हाइट हमें गिवन है 4 न्यूटन। तो 4 डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर हमने 1 मीटर से 2 मीटर तक वर्क कैलकुलेट करना था उसका आंसर क्या है बीटा 2 जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, a ball whose kinetic energy is E is thrown at an angle 45 degree with the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of the trajectory will be। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहते हैं बॉल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ई है, उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक शॉर्टकट यूज़ होता है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं इनिशियली 45 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी ई के साथ, तो जब वो अपने ट्रैजेक्टरी के पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो ई है, और जो एंगल हमें यहाँ पर गिवन है वो 45, तो ये होगा cos 45 होल स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा E/2। मीन्स 45 डिग्री पर अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था उसका आंसर हमारे पास बीटा, और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है उसका आंसर चार्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेम है। अब यहाँ बेस वगैरह की बात नहीं हुई, ना एसआई की बात हुई, सिंपल यूनिट किनका सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी, हीट, टॉर्क, तीनों का यूनिट न्यूटन मीटर है और बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसलिए थर्ड का जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा डेल्टा, ऑल ऑफ देम। ये सेम यूनिट इन सब के हैं ऑफ वर्क। और यहाँ पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि टॉर्क के लिए जूल यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि टॉर्क रोटेशनल एनालॉग फोर्स का है। अगर तो उसके लिए जूल यूज़ करेंगे तो फिर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और वो गलत है। लेकिन न्यूटन मीटर की फॉर्म में टॉर्क को, वर्क को, हीट को, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A particle is under the action of force of constant magnitude. The direction of force is such that it is always normal to the velocity of the particle. If the motion of particle is confined to a plane, then। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया कि एक पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। फिर कहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सच दैट इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द वेलोसिटी। और ये साथ हमें कह दिया गया कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि हर पॉइंट पे वो वेलोसिटी के नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू अ प्लेन, और मोशन जो पार्टिकल की है वो एक प्लेन के ऊपर है। अब कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन वो कहता है द पार्टिकल हैज़ लीनियर मोशन। ये गलत होगा, क्योंकि फोर्स अगर तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग यानी वेलोसिटी के अलॉन्ग या उसके ऑपोजिट लगे तब मोशन लीनियर होती है। परपेंडिकुलर में मोशन लीनियर नहीं होती,
क्या होती है, एंगुलर मोशन, मीन सर्कुलर मोशन क्रिएट होती है। और ये जो फोर्स हमारे पास होगी ये इस बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कन्वर्ट कर देगी किस में, कर्व पाथ में। तो यहाँ पर जो पाथ बनेगा फोर्स का वो क्या बनेगा, फोर्स की वजह से बॉडी का पाथ वो सर्कुलर बनेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर। सेकंड कहते था पार्टिकल है सर्कुलर मोशन, ये करेक्ट होगा, तो यही हमारा आंसर होगा बीटा। चार्ली कहता है एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। और डेल्टा कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगी तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, एन एरोप्लेन मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल अंडर द action of gravity. The work done in completing a circle is equal to। हमारे पास जब एक बॉडी एक सर्कल मूव कर रही होती है तो जो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में कहता है कि एरोप्लेन एक वर्टिकल सर्कल मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो द वर्क डन इन कंप्लीटिंग अ सर्कल, तो कौन सी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होगी, ऑब्वियसली सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन ज़ीरो। हमने जो लास्ट टेस्ट के उसका डिस्कस किया वहाँ पर भी था, याद रखिएगा कि वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A 5 kilogram block is moved from rest through a distance of 4 meter along the x direction. A force equal to 20 Newton acts on it. If the block acquires a kinetic energy equal to 40 joule, what is the angle the force makes with the x-axis? क्वेश्चन है कि एक 5 किलोग्राम ब्लॉक को मूव करवाया रेस्ट से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर अलॉन्ग x डायरेक्शन। फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन और बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली 40 जूल। कहता है फोर्स का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से कितना होगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है वो बेसिकली वर्क डन के इक्वल है। इसका मतलब जो वर्क डन की वैल्यू है वो 40 जूल है। अब वर्क हमारे पास इक्वल होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा के। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, फोर्स हमारे पास जो अप्लाई हो रही है वो 20 है, जो डिस्प्लेसमेंट है 4 है और हमें कैलकुलेट करना है एंगल को। तो 20 इंटू 4 80, ये 80 जाके 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 80, तो ये आ गया 1/2। तो कॉस किस एंगल पे 1/2 होता है, आंसर होगा 60 डिग्री। तो 6 क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास है दैट इज डेल्टा। Next question number 7. A body of mass 5 kg is lifted vertically through a height of 1 meter. The work done will be 5 kg mass को लिफ्ट किया वर्टिकली, हाइट 1 मीटर है, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो बॉडी को एक हाइट पे लिफ्ट करेंगे तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल आएगा, mgh, mass 5 है और जो हाइट की वैल्यू 1, तो आंसर क्या होगा 50 जूल। तो 50 जूल के सबसे जो क्लोज आंसर है वो क्या है 49 जूल अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8। अ फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म। अगर फोर्स हमारे पास किसी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अप्लाई हो, जैसे सेंटीपिटल फोर्स है तो एंगल 90, तो वर्क के फार्मूला में एफ टी कॉस थीटा, जब एंगल 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन क्या आएगा 0। तो फोर्स जब भी राइट एंगल पे होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी 0, नो वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 9। The relationship between the force and position x of a body is shown in the figure. The work done in displacing the body from x is equal to 1 to x is equal to 5 meter is। हमें ग्राफ गिवन है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, हमें वर्क कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये है x इज इक्वल टू 1 और ये है x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हमें एरिया 1 से लेकर 5 तक कैलकुलेट करना है। और आप जानते हैं कि हमारे पास एक्सिस के अबव जो वर्क डन होगा वो क्या होगा,
वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और जो एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है वर्क डन वो क्या होगा, नेगेटिव। तो जब नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हम अपर हाफ को पॉजिटिव और लोअर हाफ को नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, और करना सिर्फ क्या है, हमें एरिया को कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर टोटल वर्क डन की बात करता हूं तो मैं इस वर्क को डिवाइड कर दूंगा 4 पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। अब 1 क्या है, 1 हमारे पास ये 2 ये 3 और ये 4। अब सिंपली आपने एरिया सब्स्टिट्यूट करना है। 1 की अगर बात करें तो 1 की बेस कितनी है 1, और हाइट कितनी है 10। ये रेक्टेंगल है तो बेस इंटू हाइट 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकंड को अगर देखें तो वो भी हमारे पास स्क्वायर शेप रेक्टेंगल, उसकी बेस भी 1 है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 5 है। तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 1। 3 हमारे पास लोअर हाफ के अंदर है, वो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब उसकी बेस और हाइट देखें तो उसकी बेस 3 to 4 1 है, और हाइट अगर उसकी देखी जाए तो वो कितनी है 5। अब ये नहीं करना कि यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव ले लिया तो यहाँ सिंपल मैग्नीट्यूड लें। और फोर्थ ट्राइंगल है, इसकी बेस 1 है, हाइट कितनी है 10, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 10/2 5, तो 10 + 5 15 जूल हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जहाँ पर हमारे पास जो बनती है वो 15 जूल बनती है 9th की। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, जो बीटा ऑप्शन होनी चाहिए वो 15 जूल होनी चाहिए, तब हमारे पास आंसर बीटा आएगा। अदरवाइज कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्रेन लिफ्ट्स अ मैस ऑफ 5 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इन 2 सेकेंड, द पावर यूज बाय द क्रेन इज। ये क्रेन है जो 5 किलोग्राम मैस को 1 मीटर हाइट पे 2 सेकेंड में लिफ्ट करती है। पावर को हमने कैलकुलेट करना है। तो पावर यहाँ पर किसके इक्वल आएगी, पावर वर्क ओवर टाइम है, तो वर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, तो mgh ओवर टाइम। मैस 5 है, हाइट 1 है, हमारे पास g की वैल्यू 10 लेंगे, हाइट 1 और टाइम कितना है 2, तो 10 इंटू 5 50 डिवाइड बाई 2 25 वाट आंसर होगा। तो सबसे जो क्लोज आंसर है 24.5 वाट अल्फा हमारा इसका आंसर होगा। 11th क्वेश्चन, if an agent consumes a power of 500 watt in 2 hours the work done is। पावर हमारे पास है 500 वाट, टाइम है 2 आवर, हमें वर्क कैलकुलेट करना है। नीचे ऑप्शंस को देखें तो सारी ऑप्शंस किलो वाट आवर में। तो लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब एनर्जी को किलो वाट आवर में कैलकुलेट करना हो तो पावर वाट में मल्टीप्लाई बाय टाइम आवर में डिवाइड बाय 1000। तो पावर है 500, टाइम है 2, डिवाइड कर देंगे 1000, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 हमारा आंसर क्या आएगा 1 किलो वाट आवर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The work done by a force acting on a body is shown in the graph. What is the total work done in covering an initial distance of 15 मीटर। हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है यहाँ पर वर्क डन को फॉर इनिशियल 15 मीटर। अगर हम ग्राफ में देखें तो इनिशियल 15 मीटर हमारे पास ये है। इसका मतलब ये है कि हमें इस एरिया का ओवरऑल कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो इसकी अगर हम शेप को देखें तो ये शेप हमारे पास जो है ये ट्राइपीजियम की है। तो अगर हम इस ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये एरिया वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। अब ट्राइपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब ये दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं और ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इन वैल्यूज़ को हमने देखना। अगर हम ए को देखें तो ए तो सिंपली 0 से 15 आ जाएगा। जो बी है उसमें एक इशू है, ये पॉइंट हमारे पास इसको अप्रॉक्सीमेशन से ही हम ले सकते हैं। ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये 5 के क्लोज है, एग्जैक्टली हमारा सेंटर भी नहीं बन रहा। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर लेना चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास 7 है।
इसको मैं बी को कितना लूँगा, इस पॉइंट को 7 लूँगा और ये पॉइंट 15 है, तो 7 और 15 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास ये आएगा 8। तो बी की जो वैल्यू हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 8। जो हाइट है वो हमें पता चल रहा है कितनी है, 10 और 5 के इन बिटवीन 7.5, ये हमारे पास 7.5 आ जाएगा। तो 15 प्लस 8 हमारे पास आ गया 23। तो 23 को डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 2 से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.5 से। तो 23 का हाफ, जैसे 22 का हाफ 11, तो 23 का हाफ 11.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 7.5। अब देखना है कि आंसर किसके क्लोज है। इसके लिए आप सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 7 से तो ये 77, तो ये 100 के क्लोज तो नहीं होगा, 75 के क्लोज होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ जो बन सकता है अप्रॉक्सीमेशन से ही आएगा, वो बीटा आएगा। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देख भी लें इसकी कितनी आएगी, तो उसके लिए हमें 115 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 25, 5 1 ये 7, ये 5 आ जाएगा, 7 इंटू 5 35, 7 1 7, ये 10 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 8। 5 7 प्लस 5 12 6 8। तो आंसर हमारा जो है वो 86.25 है, 75 और 100 के इन बिटवीन। तो अप्रॉक्सीमेशन से हमने किया इसलिए आंसर करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर जो आंसर होगा वो 75 और 100 उसके दरमियान किसी को मार्क कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारी अप्रॉक्सीमेशन के मुताबिक वो 86.25। तो मुझे जो डाउट है वो ये है कि जो पॉइंट है इसमें गलती है, जिस वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। खैर मेथड यही है, पॉइंट एग्जैक्ट होगा तो हम एग्जैक्ट आंसर इसका बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. A body of mass 10 kg moving with velocity 2 meter per second. Its kinetic energy is. Mass है 10 kg, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैस 10 है, वेलोसिटी हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल, तो 10 इंटू 2 20 जूल आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 14 क्वेश्चन है, a stationary particle explodes into two particles of mass m1 and m2 which moves with velocity m1 and, अब यहाँ पर करेक्शन होगी, m1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा v1 and v2। The ratio of the kinetic energies E1 divided by E2 will be। एक स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ, दो पार्टिकल में मैस m1 एंड m2 और उनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। हमें फाइंड ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या होगी। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब एक स्टेशनरी पार्टिकल दो पार्ट्स में एक्सप्लोड करता है, एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2, तो हमारा जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो हमें अगर काइनेटिक एनर्जी की रेशो फाइंड करनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, पी स्क्वायर ओवर 2m वाला, जिसका डाटा हमें गिवन है। तो पी स्क्वायर ओवर 2m डिवाइड बाय पी स्क्वायर ओवर 2m, ऊपर m1 नीचे m2, मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, m2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और m1 डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आ जाएगा, m2 डिवाइड बाय m1। तो 14 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 4D होगा। 15th क्वेश्चन, a freely falling body of mass m has lost potential energy equal to u. The velocity of the body will be। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसने पोटेंशियल एनर्जी को लॉस किया और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, u के। तो क्या कुछ है, उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है उतनी काइनेटिक एनर्जी का गेन है। अब पोटेंशियल एनर्जी को उसने u से शो कर दिया, हमारी ऑप्शन भी u की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे mv स्क्वायर से। हमें रिक्वायर्ड क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर इक्वल आएगी 2 टाइम्स u ओवर m, और स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट, तो 2u ओवर m, कौन सी ऑप्शन है ये, 4D।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद मोमेंटम p इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। मास m है, मोमेंटम p है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है मोमेंटम और मास के फॉर्म में। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में ये फार्मूला यूज़ किया p²/2m। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर होगी करेक्ट? p²/2m, दैट इज डेल्टा। तो 16 क्वेश्चन का आंसर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 Two bodies placed on Earth have mass in the ratio 1:2. The ratio of their absolute potential energy is। Absolute potential energy की रेशो क्या आएगी? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -G/m और बॉडी कहाँ पर है? सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर आएगा अर्थ का रेडियस। अब इस फार्मूला के अंदर G/m/R कांस्टेंट है। कैपिटल M अर्थ का मैस है और M बॉडी का मैस है। तो अगर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की रेशो फाइंड करनी है तो सिंपली वो उन बॉडीज़ के मैस के रेशो के इक्वल आएगा। तो मैस की रेशो क्या है? 1/2। तो 1/2 ही हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। दोबारा क्वेश्चन को देख लें। दो बॉडीज़ हैं अर्थ की सरफेस पे, मैस की रेशो 1:2, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की रेशो क्या होगी? तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए -G/m/R। इसमें कैपिटल M अर्थ का मैस है, स्मॉल m बॉडी का मैस है। जब रेशो लेंगे तो G कैपिटल M और कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, तो m1/m2 आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt burns in 2 minutes, the electrical energy consumed is। 60 वाट का बल्ब है और वो 2 मिनट्स तक चलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? और ऑप्शंस देखें, हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वाट आवर में, तो हम उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे जो पहले हमने यूज़ किया था कि अगर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है किलो वाट आवर में, तो पावर हमारे पास वाट टाइम आर डिवाइड बाय 1000। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अब पावर कितनी है? 60, टाइम कितना है? 2 मिनट्स। अब हमें ये पता है कि 1 आवर 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये डिवाइड हो जाएगा ओवरऑल 60 से, और डिवाइड हम इसको किससे कर देते हैं? 1000 से, तो 60 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 2/1000 किलो वाट आवर। और अगर हमें किलो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें वाट आवर रिक्वायर्ड है, तो ये किलो 1000 से कैंसिल होगा, तो 2 वाट आवर हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, when the bob of simple pendulum swings, the work done by the tension in a string is। कहता है जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम का बॉब स्विंग करेगा तो टेंशन की वजह से होने वाला जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? अब अगर हम बॉब की बात करें तो पेंडुलम के केस में जो टेंशन होती है हर पॉइंट के ऊपर, अगर उसको डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव देखा जाए उस पेंडुलम की, तो उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल 90 अगर डिग्री होगा तो टेंशन की वजह से होने वाला वर्क डन किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। इवन मीन पोजीशन पर टेंशन अपवर्ड और बॉडी अगर एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रही होगी तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? 90 और वर्क डन 0। तो जब तक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ना हो, या फोर्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ना हो, वर्क डन नहीं होता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कभी भी टेंशन डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग नहीं है तो टेंशन का वर्क डन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, velocity time graph of a particle of mass 2 kg moving in a straight line is shown, work done by all the forces on the particle is। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमें उसने जो डाटा दिया वो ये दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल क्या होगा? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किस तरह से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि वर्क डन
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस पी आई स्क्वेयर। तो मैथ्स हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 है, और जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमारे पास 20 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 विद नेगेटिव साइन। इसके अंदर रिटार्डिंग फोर्स और नज़र भी आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव 400 जूल, एंड दैट इज बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, the ratio of momentum to kinetic energy of a moving body is 1:2. The velocity of the particle is। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें वो कहता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की रेशो एक मूविंग बॉडी के लिए 1:2 है। तो ये बताएं कि हमारे पास उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा रिलेशन यूज़ करना है जिसमें मोमेंटम आता हो, काइनेटिक एनर्जी आती हो और वेलोसिटी आती हो। और फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ओवर मोमेंटम ले लेता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा v/2 के, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें डाटा में जो काइनेटिक एनर्जी ओवर मोमेंटम है उसकी रेशो किसके इक्वल है, 1:2 के। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की जगह 1:2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो 21 क्वेश्चन का जो आंसर है अल्फा 1 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 22, a body of mass 2 kg is being rotated in a circle of by 0.5 meter long string. The work done by the centripetal force, सिंपल क्वेश्चन है, mass 2 किलोग्राम है, 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये रेडियस हो गया। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते साथ पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन है, तो क्या आंसर होगा, 0, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, दोबारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। The relation for absolute potential energy is U is equal to minus G mm over R. Which graph shows the best relation? Absolute gravitational potential energy का relation given है, U is equal to minus G mm over R। इनमें से कौन सा जो ग्राफ होगा वो करेक्ट होगा। अगर हम इसी फार्मूला को देखते हैं तो इस फार्मूला से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो U का और R का रिलेशन है वो इन्वर्स है विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब जो U होगा वो नेगेटिव होगा, और रीज़न हमें पता है कि जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड बात करते हैं, किसी बॉडी को मूव करवा के लेकर जाते हैं, तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। और वर्क डन नेगेटिव ये शो करेगा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही होगी। तो R के बढ़ने से हमारे पास U की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। U की वैल्यू डिक्रीज़ होने का मतलब है लेसर नेगेटिव, और जितनी वैल्यू लेसर नेगेटिव होती है उतनी ज़्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स वो लेस नेगेटिव हो रही है। और आप एक और पॉइंट जानते हैं कि जब बॉडी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाएगी, इनफाइनाइट का मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो उस पॉइंट के ऊपर जो U की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है, इसमें एक ही ग्राफ हमें करेक्ट नज़र आ रहा है जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और वो चार्ली है, क्योंकि हमारे पास जो U की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो जब बॉडी एग्जैक्टली हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर होगी तो वहाँ पर U की वैल्यू होगी -G/m/m/r। और जैसे जैसे हम उसे अवे जाते जाएंगे अर्थ से, तो अर्थ से अवे जाते जाएंगे तो हमारे पास जो U की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और डिक्रीज़ होते हुए जब इनफाइनाइट पॉइंट पर आएंगे तो वहाँ पर U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये ग्राफ कर्व क्यों है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन के बारे में हम जानते हैं कि ग्राफ हमेशा कर्व बनता है। यहाँ पर कर्व एक्स्ट्रा बना है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ग्राफ इतना कर्व नहीं होगा जितना ये शो किया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a stone of mass 2 kg is thrown up with velocity 10 meter per second from the surface of earth. When it reaches its maximum height, its energy is। 24 में कहता है एक स्टोन जिसका मैस 2 किलोग्राम, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अर्थ।
व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट इट्स एनर्जी इज। देखिए हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो हाफ एम वी स्क्वेयर पुट कर देंगे, मैस कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 जूल। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास वो क्या है बीटा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ब्लॉक ऑफ मैस 3 किलोग्राम इज प्लेस ऑन अ सरफेस ऑफ अ टेबल 2 मीटर हाइट, इट इज लिफ्टेड 4 मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। 25 क्वेश्चन में एक ब्लॉक का मैस गिवन है 3 किलोग्राम, उसको टेबल की सरफेस पर रखा हुआ है और सरफेस ऑफ टेबल 2 मीटर हाइट के ऊपर है। उसको लिफ्ट किया 4 मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल, टेबल के सरफेस से 4 मीटर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा। देखिए हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। अगर हमारे पास ये एक टेबल है और टेबल की जो सरफेस है वो 2 मीटर हाइट के ऊपर है, अगर हम उसको लिफ्ट करते हैं टेबल की सरफेस से 4 मीटर ऊपर, तो ओवरऑल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। ओवरऑल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा इक्वल टू mgh, और यहाँ मैस कितना है 3, g 10 और हाइट 6 नहीं होगी, हाइट 4 होगी। तो आंसर यहाँ पर जो आएगा 120 जूल आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने रेफरेंस से जहाँ बॉडी पड़ी होती है उसके रिलेटिव देखते हैं कि उसकी ओवरऑल हाइट कितनी चेंज हुई। ग्राउंड के रिलेटिव हम नहीं देखेंगे, मींस हम इसको एज आ ज़ीरो रेफरेंस ले रहे होंगे और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ओवरऑल अगर टेबल के ऊपर थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है विद रिस्पेक्ट टू टेबल। तो टेबल से 4 मीटर अगर ऊपर गई है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू 4 मीटर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बीटा 120 जूल। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज। फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन, बॉडी का मैस 2 किलोग्राम है, डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, हमें फाइंड करनी है कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो फोर्स कितनी है 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1, हमारा आंसर क्या होगा 10 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 26 की बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ द वर्क डन इज एट। एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू हमारे पास कब इक्वल होती है। ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म रेट से वर्क डन होगा। ये बात हम वेलोसिटी और एक्सलेशन की में भी कर चुके हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब सेम होती हैं, जब हमारे पास यूनिफॉर्म वैल्यू होती है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ द वर्क डन इज एट यूनिफॉर्म रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 28। A body of mass 1 kilogram is thrown vertically upward with initial kinetic energy of 98 joule. The height at which its kinetic energy reduced to half will be. अब क्वेश्चन नंबर 28 में हमें कहा गया कि एक बॉडी का मैस है 1 किलोग्राम, इसको वर्टिकली अपवर्ड हमने थ्रो किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 98 जूल है। हमसे ये पूछा गया है कि किस हाइट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी reduces to half of its initial value, ये बेसिकली क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, ऑब्वियसली वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर हमारे पास ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, हाफ होगी। तो अगर हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 98 जूल है
तो हम इसको इक्वेट किससे कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई है, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो ये आ गया हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें रिक्वायर्ड है हाइट, तो हाइट इक्वल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 2 टाइम्स mg। अब काइनेटिक एनर्जी 98, मैस हमारे पास कितना है 1, g को हम 9.8 ही अगर यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, तो 9.8 इंटू 10, तो 10/2 क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 5 मीटर। तो 28 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। क्वेश्चन को दोबारा देख लें। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास बॉडी का मास 1 किलोग्राम, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 98 जूल है। किस हाइट के ऊपर वो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है हाफ किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। अब हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी को mg एज के इक्वल पुट कर दें, हाइट फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ डिवाइड हो जाएगा 2mg, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या कहा गया, द इंजन ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑफ व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड v, द कार स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस d, if the speed of car is tripled, the distance needing for stopping it increases by। कार का इंजन स्विच ऑफ हो गया जब वो मूव कर रहा है स्पीड 20 है, कार रुकती है डिस्टेंस d के बाद। कहता है अगर गाड़ी की स्पीड 3 टाइम्स हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो फिर वो कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू हाफ टाइम एम वी स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अगर बॉडी रुक रही है तो हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये हमें रिलेशन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो जब वेलोसिटी को यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो पहले से 9 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 डी। और रिलेशन जो यूज हुआ वो क्या है, डी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, मोमेंटम के फार्मूला में वेलोसिटी की पावर 1 होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी डबल होने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी और मोमेंटम डबल होगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मास 2 किलोग्राम है, मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड है। अब क्वेश्चन नंबर 31 में डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास इन्वॉल्व होते हैं, p स्क्वायर ओवर 2m। अब यहाँ जो मोमेंटम की वैल्यू है वो 2, और जो मास की वैल्यू हमारे पास वो भी क्या है 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 4 कैंसल आउट, 1 जूल आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 31 का अल्फा। 32, two bodies of masses m1 and m2 are moving with equal momentum. The ratio of their kinetic energy is। दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, मूव कर रही हैं इक्वल मोमेंटम से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या होगी। अब दोबारा वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो 31 क्वेश्चन में यूज़ किया, क्योंकि डाटा में मास, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है। तो हमने रेशो फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है p स्क्वायर ओवर 2m के। मोमेंटम इक्वल है तो मास के साथ रिलेशन इन्वर्स बनेगा, तो रिलेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी रेशो इज इक्वल टू m2 बाई m1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, टू बॉडीज are dropped at same time from the top of a building. If the ratio of their masses is 1:4, the ratio of their velocities after striking the ground is। कहते हैं दो बॉडीज़ हैं
उनको ड्रॉप किया है सेम टाइम पे एक बिल्डिंग से, अगर उनके मैसेज की जो रेशो है 1:4 है तो उनकी वेलोसिटीज़ की रेशो क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेंगी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जब हम किसी हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। mgh इक्वल आएगा हाफ टाइम mv² के, तो मैस तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड हाइट पे डिपेंड करता है, मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पीड या वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैस की चाहे रेशो 1:4 है, लेकिन वेलोसिटी की जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, 1:1। तो 33 हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज E when it is stretched through 1 centimeter. When stretched through 2 centimeter, its potential energy is। अब 34 में वो कहता है कि जब उसको स्ट्रेच किया 1 सेंटीमीटर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी E है। अगर उसको स्ट्रेच करें 2 सेंटीमीटर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हम जानते हैं कि इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला हमारे पास है हाफ टाइम kx²। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का x के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पर इलॉन्गेशन को देखें, पहले हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और अब 2 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स अगर हमारे पास इलॉन्गेशन डबल हो रही है तो 2 का स्क्वायर 4, हमारी जो एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 35। A body is falling freely, which of the following is a constant of motion? बॉडी मूव कर रही है फ्री फॉल, कहता है इनमें से कांस्टेंट क्या चीज़ होगी। अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है जो कांस्टेंट यहाँ पर आ रही है। फर्स्ट वो कहता है GH प्लस हाफ V2 या हाफ V²। सेकेंड कहता है GH माइनस हाफ V²। थर्ड कहता है GH और डेल्टा कहता है MGH। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास सेम रहती है। तो अगर हमारे पास एक बॉडी ड्रॉप हो रही है तो उसकी टोटल एनर्जी हाइट एज के ऊपर कितनी होगी, mgh। तो थ्रू आउट द मोशन जो कांस्टेंट चीज़ रहेगी वो उसकी टोटल एनर्जी रहेगी। तो आंसर क्या होगा 35 का डेल्टा mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। The kinetic energy acquired by a mass m after traveling a fixed distance from rest under the action of constant force is। हमारे पास ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का और मैस का रिलेशन, और ये क्वेश्चन जो था ये हमारे पास स्किप्स की प्रैक्टिस बुक में था कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m आफ्टर ट्रैवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। और क्या हमारा आंसर था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैस के इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इससे ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का जो ओवरऑल चेंज है वो डिस्टेंस पे या फोर्स पे डिपेंड करेगा, मैस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 36 का आंसर क्या होगा, चार्ली, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। क्वेश्चन नंबर 37, और इसका अगर प्रूफ आप करना चाहें 36 का तो आप किप्स की बुक में जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं, वहाँ मैंने प्रूफ भी किया था कि किस तरह से रिलेशन में मैस इन्वॉल्व नहीं होता। 37, a body of mass 1 kilogram is thrown upward by giving kinetic energy of 100 joule. When it reaches with point of its maximum height, the ratio of kinetic energy to potential energy is। अब 37 क्वेश्चन में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि एक बॉडी का मैस 1 किलोग्राम है, उसको थ्रो किया अपवर्ड by giving a kinetic energy of 100 joule. When it reaches to its maximum height, the ratio of kinetic energy to potential energy is। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो सारी की सारी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर इनिशियली हमारी काइनेटिक एनर्जी 100 जाउल है तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जाउल होगी। तो जब इसके हम रेशो लेंगे
हमारा आंसर क्या आएगा 1:1। तो यहाँ ये नहीं कहा गया मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होगी, ओवरऑल पूछा कि काइनेटिक की वैल्यू 100 है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी और उसकी रेशो क्या आएगी, इसलिए हमारा आंसर 1:1 आएगा। अगर हमें वो ये कहता है कि मैक्सिमम हाइट पे रेशो क्या आएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे तो हमारे पास काइनेटिक 0 है, तो फिर अगर हम रेशो बनाएंगे तो 0 ओवर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और वो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। Question 38. A golf ball and a ping pong ball are dropped in a vacuum chamber. When they have fallen halfway down, they have same. 38 क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा कि एक गोल्फ बॉल है और एक पिंग पोंग बॉल है, दोनों को ड्रॉप किया एक वैक्यूम चैम्बर में। कहते जब वो हाफ वे पर होंगे, मतलब उसकी हाइट h/2 होगी, तो क्या चीज़ उनकी सेम है? क्या उनकी स्पीड सेम होगी? क्या उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? तो आंसर क्या होगा? स्पीड, क्योंकि स्पीड का जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। ये पहले भी हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये 33 में इस रिलेशन को देखें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। तो h/2 के ऊपर दोनों की जो स्पीड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। मैस डिफरेंट है तो उस वजह से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 39. The kinetic energy acquired to take the body out of Earth gravitational field is. कितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाने के लिए? देखिए ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्या है? U इज इक्वल टू माइनस, अगर ना भी लिखें मैग्नीट्यूड के लिए तो हमारे पास आता है Gmm/r। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये बेसिकली कहाँ से आई? जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की, तो इसको हम लिख सकते हैं ये भी किसके इक्वल है? Gmm/r। अब ऑप्शन इसमें कौन सी करेक्ट है? अब यहाँ पर ये जो Gm/r है इसको देखें हमारे पास ये किस फैक्टर के इक्वल आती है। अब स्मॉल g का रिलेशन जानते हैं कि स्मॉल g किसके इक्वल है? Gm/r स्क्वेयर के। तो यहाँ से अगर आप इस r स्क्वेयर में से इसको यूँ लिख दें r इंटू आर, तो ये सिंगल r यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा g टाइम्स r इज इक्वल टू Gm/r। तो यहाँ पर Gm/r की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? Gr। तो काइनेटिक एनर्जी ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा mg इंटू कैपिटल R। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो क्या होगा? बीटा mgr। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है? अ टनल इज डग along the diameter of the earth from north pole to south pole. A marble is dropped into the tunnel. The mechanical energy of the marble at the center of earth is. सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर उसकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर हम जानते हैं कि G0 होता है, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास उसकी जो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो 0 होगी। क्वेश्चन क्या था? एक टनल को हमने डग किया अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और एक मार्बल को ड्रॉप किया उस टनल के अंदर, तो मैकेनिकल एनर्जी उस मार्बल की सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम कहेंगे टोटल एनर्जी हमारे पास लेट्स एक फॉलोइंग बॉडी की mgh है, तो जब G0 तो टोटल एनर्जी भी क्या आ रही होगी? वो 0 के इक्वल आ रही होगी। 41 क्वेश्चन। At a certain instant the momentum of the body is p and kinetic energy is E. After some time the momentum becomes 2p, then its kinetic energy will be. एक सर्टन इंस्टेंट पे मोमेंटम की वैल्यू p है और काइनेटिक एनर्जी E है। अगर मोमेंटम डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब कौन सा फार्मूला? मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का जिसमें मैस इन्वॉल्व होगा। तो हमें रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है तो फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो क्वेश्चन में उसने ये कहा हमारे पास कि आफ्टर सम टाइम मोमेंटम बिकम्स 2p। तो अगर हम देखते हैं कि रिलेशन मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट है, तो मोमेंटम अगर हमारे पास डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब उस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी।
तो 41 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द mass and radius of a planet were half than that of Earth. The absolute gravitational potential energy of an object on its surface compared to that on the Earth will be. 42 क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक प्लेनेट है जिसका मैस और रेडियस एज कंपेयर टू अर्थ हाफ है, तो उस प्लेनेट के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू अर्थ क्या होगी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है -G(m)(m)/r। तो यहाँ पर अगर हम मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को देखें तो अगर ये दोनों फैक्टर उस प्लेनेट के हाफ हैं तो ऊपर m/2 नीचे r/2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसका मतलब ओवरऑल फार्मूला के अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो उस प्लेनेट पे और अर्थ पे हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम, अल्फा आंसर होगा। 43, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एक्सेलेरेट a 1000 kilogram of car from 20 meter per second to 30 meter per second in 1 second is। कितना वर्क रिक्वायर्ड है एक 1000 किलोग्राम कार को एक्सेलेरेट करने के लिए फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। लेकिन अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब जो वर्क डन हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, हाफ mv(f)² माइनस vi²। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। मैस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1000, vf क्या है 30 और vi क्या है 20। 1000 डिवाइड बाई 2 ये 500 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ये 900 और 2 का स्क्वायर 4 ये 400। तो 900 माइनस 400 ये 500, तो 500 इंटू 500 ये क्या आ जाएगा 25 और साथ कितने ज़ीरोज़ हैं 4 और यूनिट क्या होगा जाउल। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखें तो पावर में कन्वर्ट हुआ हुआ है, डेसिमल मूव करेगा आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, तो यह आ गया 2.5 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵5 जाउल। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A piece of stone tied to one end of a string is whirled in a circle in a horizontal plane with constant speed. Which of the following will be true? अब क्वेश्चन है कि एक स्टोन को हमने टाई किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ और उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं और स्पीड हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी? फर्स्ट कहता है काइनेटिक एनर्जी द स्टोन इंक्रीजेज विद टाइम, इनकरेक्ट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हाफ mv² के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। बीटा कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन डिक्रीजेस, ये भी इनकरेक्ट है। चार्ली कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन डिक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, हाइट कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है और लास्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। 45, two bodies of 4 gram and 6 gram have same kinetic energies. What is the ratio of their momentum? दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस 4 ग्राम और एक का 6 ग्राम, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। हमने रेशियो फाइंड करनी है मोमेंटम की। मोमेंटम का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है √2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का मैस के अंडर रूट के साथ रिलेशन होगा, तो P1/P2 इक्वल होगा √m1/m2। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है 4 और m2 की वैल्यू क्या है 6, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4 का √2 2 रेशो √3, क्योंकि √3 सॉरी नहीं 6 का √2 तो 6 ही रहेगा, 2/6 हमारा आंसर आ रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो वो कौन सी हमारे पास है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। The man pushes a lawn mower with a force of 40 Newton at angle 60 degree, cuts 5 meter long strip of grass
द वर्क डन इज, एक आदमी पुश कर रहा है एक लॉन मूवर को 40 न्यूटन फोर्स के साथ 60 डिग्री के एंगल पे और कट करता है 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप। हमें वर्क को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 सिंपल है, आपने वर्क डन का रिलेशन यूज़ करना है और वर्क का रिलेशन होगा इस केस में एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो फोर्स हमारे पास 40 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, एंगल 60 डिग्री है। 40 इंटू 5 या आपके पास 200 हो गया, कॉस 60 1/2 होता है, तो 100 जूल आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 46 की अल्फा। 47th, if momentum of the body is increased by 20%, the increase in kinetic energy is, अगर मोमेंटम इंक्रीज करता है 20 तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा। अब हमने ऐसे क्वेश्चन लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, सेम मेथड जो वहाँ पर किया था वही होगा। अब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है p²/2m, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल दें। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो चेंज आया मोमेंटम में, तो मैं लिखूँगा p²/2m और p के साथ प्राइम। अब मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज बाय 20%, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम में 20% ऐड हो गया। 20%, 20 डिवाइड बाय 100 तो ये आपके पास आएगा 0.2, तो p प्लस 0.2 ऑफ p, मोमेंटम हमारे पास आ गया 1.2 टाइम्स। अब ये आंसर मोमेंटम का नहीं आया, ये सिंपल आया कि मोमेंटम कितना हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे अब इस रिलेशन के अंदर। जब इस रिलेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, देखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी 1.2 पी होल स्क्वायर डिवाइड कैसे हो रहा है 2m से। 1.2 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा 1.44 और साथ है p²/2m। अब p²/2m इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये लिखा जाएगा 1.44 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो आ गया कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, अब कितना इंक्रीज हुआ, तो इस चीज़ को इंक्रीज की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 1 यानी 1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.44 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये उसके अंदर क्या आया है, इंक्रीज। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 44%, और ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। 48 क्वेश्चन, a long spring has a potential energy V when it is stretched by x centimeter. On increasing the extension by n times, the potential energy stored in the spring will be. ये पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया कि पोटेंशियल एनर्जी V है जब उसको स्ट्रेच किया x सेंटीमीटर, अगर उसको n टाइम स्ट्रेच करेंगे तो तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन हमारे पास है वो x के स्क्वायर के साथ होता है। तो अगर हमारे पास x इंक्रीज करता है n टाइम्स तो यहाँ पर n का स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंशन n टाइम्स इंक्रीज करने से एनर्जी n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले अगर एनर्जी v थी तो ये n स्क्वायर टाइम्स v आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 किलोग्राम स्ट्राइक अ फिक्स टारगेट एंड पेनिट्रेट्स 8 सेंटीमीटर इनटू इट। If the average resistance offered by the target to the bullet is 100 Newton, find the velocity with which bullet hits the target. मैस है हमारे पास बुलेट का 10 किलोग्राम, टारगेट फिक्स है, स्टेशनरी उसको हिट करता है, पेनिट्रेट करता है 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है वो 100 न्यूटन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे वो हिट करेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जब फोर्स हमने अप्लाई की तो ओवरऑल बुलेट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। फोर्स किसने अप्लाई की, टारगेट में। तो 49th क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। वर्क डन यानी F इंटू डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v(f)² माइनस vi²। फोर्स रेजिस्टिव है, नेगेटिव साइन आएगा, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, तो मीटर के लिए 100 से डिवाइड। बुलेट का मास 10 ग्राम डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम में आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0,
और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 8/100 होल स्क्वायर। बल्कि सॉरी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, मैंने डाटा यहाँ गलत पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा सिंपली v²। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये -8 आ जाएगा, इधर 2, ये 5 आ गया, 1000 पावर 10⁻³ ऊपर जाके -3 हो जाएगी, और ये -v², नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। ये जो फैक्टर है ये लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब लेफ़्ट साइड पर डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा v² इज़ इक्वल टू 8/5 10⁻³ -3 ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, यह आ जाएगा 8000 मीन्स 8 के साथ 000 डिवाइड बाय 5। अब ये सॉल्व हो सकता है। अब हम जानते हैं कि 5 × 16 80 होता है, तो यह के पास आ जाएगा 16 और 7 00 1600। अब 1600 का जब हम अंडर रूट लेंगे स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए, तो आंसर क्या आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 क्वेश्चन का जो आंसर है वो चार्ली है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द एंगल एट विच वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये भी हम पहले कर चुके हैं टेस्ट में कि किस एंगल पे वर्क की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ होती है। देखें वर्क के फार्मूला में कॉज आता है, और कॉज किस एंगल पे आंसर हमें 1/2 देता है 60 पे। तो कंडीशन क्या है कि वर्क की वैल्यू हाफ है मैक्सिमम, तो इस वर्क की जगह पुट कर देंगे हाफ मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है एफ डी से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा cos थीटा 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 क्या होएगा 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका क्या होगा 60, दैट इज बीटा। तो ये थी स्टार्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 3 की डिस्कशन।